तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस बेहद ही रोमांचक और रहस्यों से भरी हुई कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं वन वे और अनदर के चौथे और एक बहुत ही जबरदस्त एपिसोड की, जो आपको ग्रीन माउंटेन सेक्ट की उस गहरी और छुपी हुई दुनिया में ले जाएगा जहां ताकत की राजनीति और पुरानी दुश्मनी के खेल खेले जाते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही शानदार और रहस्यमयी तरीके से होती है। हम देखते हैं कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट की उन ऊंची और बादलों से ढकी हुई चोटियों के बीच एक बहुत ही गंभीर और खास गुप्त मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में सेक्ट की सभी 9 चोटियों के सबसे महान और शक्तिशाली मास्टर्स मौजूद होते हैं, जिनकी एक आवाज से पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में तूफान आ सकता है। वहां पर न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सभी चोटियों के मास्टर्स को भेज दिया गया है ताकि वो उस पर अपनी मुहर लगा सके। मीटिंग का माहौल बहुत ही शांत होता है और सब इस बात पर पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं कि अगर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है तो इस न्याय के रिकॉर्ड को आज ही अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन तभी इस खामोशी को चीरते हुए किंगरोम पीक की मास्टर नान वांग अपनी बात रखती है। मास्टर नान वांग एक बहुत ही निडर और तेज तर्रार महिला है, जिन्हें अपनी बात सीधे तरीके से कहने की आदत है। वो बाकी मास्टर से पूछती है कि आखिर उनके महान अंकल मास्टर जिंगयांग की तस्वीर अंदरूनी सेक्ट की उस छोटी सी इमारत में क्यों लटकाई गई है। इस सवाल पर वहाँ मौजूद यूनक्सिंग पीक के मास्टर फू वांग उन्हें बड़ी ही शांति और समझदारी से समझाते हैं कि मास्टर जिंगयांग मरे नहीं है, बल्कि उन्होंने कल्टीवेशन की सबसे ऊंची मंजिल यानी स्वर्ग को प्राप्त किया है और दुनिया की मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। मास्टर फू वांग कहते हैं कि ये पूरे सेक्ट के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, इसलिए उनकी तस्वीर वहां लगाना बिल्कुल सही है ताकि सभी आने वाले नए शिष्य उन्हें अपना सम्मान दे सके और उनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन मास्टर नान वांग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती और कड़क आवाज में अपना विरोध जताते हुए कहती है कि अगर शिष्यों को सच में प्रेरित ही करना है तो उस महान तस्वीर को हॉल ऑफ वास्ट स्वॉर्ड्स में लगाना चाहिए, जहां शिष्य अपनी तलवारों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, न कि उन मरे हुए पूर्वजों के बीच में। उनकी इस बात पर वहां का माहौल थोड़ा और गर्म हो जाता है और बहस गहरी होने लगती है। तभी मास्टर फांग जिंगतियान और मास्टर लू ग्वांगयुआन इस चर्चा में शामिल होते हैं। वो दोनों सेक्ट के इतिहास और उसकी असली ताकत के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनका ग्रीन माउंटेन सेक्ट तलवारबाजी की दुनिया में इसलिए सबसे महान और पवित्र माना जाता है क्योंकि शुरुआत से ही उनकी 9 चोटियों में से हर एक के पास अपनी एक खास और बेहद शक्तिशाली प्राचीन तलवार थी। इन्हीं 9 अजय तलवारों के दम पर उनके सेक्ट ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा और शांति बनाए रखी थी और कोई भी दुश्मन उनसे टकराने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन जब उनके महान मास्टर जिंगयांग स्वर्ग गए तो वो अकेले नहीं गए, बल्कि वो अपने साथ सेक्ट की 2 सबसे महान और खतरनाक तलवारें यानी माइंड फ्री स्वॉर्ड और पियरलेस स्वॉर्ड भी अपने साथ ले गए। इस वजह से अब पूरे सेक्ट के पास कुल मिलाकर सिर्फ 7 प्राचीन तलवारें ही बची हैं। मास्टर्स के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 सबसे ताकतवर तलवारों के चले जाने से सेक्ट की पूरी ताकत काफी कम हो गई है और भविष्य में दुश्मनों का सामना करना मुश्किल हो सकता है। तभी वहाँ बैठे एक दूसरे बहुत ही समझदार मास्टर उन्हें टोकते हुए कल्टीवेशन का एक बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सेक्ट में हमेशा से ये कहा जाता है कि तलवार अपने आप में कुछ नहीं होती, बल्कि वो अपने मास्टर की ताकत के साथ ही महान बनती है। अगर कोई इंसान अपनी कड़ी मेहनत से मास्टर जिंगयांग के स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी खुद की तलवार भी उन मुख्य तलवारों की जगह ले सकती है और वो भी उतनी ही खतरनाक बन जाएगी। इसलिए सेक्ट की ताकत तलवारों के जाने से नहीं, बल्कि काबिल लोगों की कमी से कम होती है। इसके साथ ही वो फांग जिंगतियान पर एक बहुत ही तीखा तंज कसते हुए कहते हैं कि मास्टर फांग जिंगतियान अभी उस महान मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि उनकी तलवार सेक्ट को बचा सके। इसके बाद मीटिंग का रुख सेक्ट के भविष्य यानी नए शिष्यों की तरफ मुड़ता है। सभी मास्टर्स इस बात पर सहमत होते हैं कि अब सेक्ट की जिम्मेदारी और उसका भविष्य नई पीढ़ी के होनहार शिष्यों के हाथों में है। इन नए शिष्यों में मुख्य रूप से 3 नाम सबसे ज्यादा चमक रहे हैं, जिनमें तियानगुआंग पीक का झुओ जो फिलहाल एकांत में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, उसके अलावा यूनक्सिंग पीक पर दिन रात कड़ी मेहनत कर रही झाओ लाओयू और नया दाओ सीड वाला लड़का लियू शिसुई शामिल है। शिसुई का नाम आते ही एक मास्टर को थोड़ा शक होता है और वो भरी सभा में पूछते हैं कि क्या शिसुई सच में दाओ सीड के साथ पैदा हुआ है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसा चमत्कार देखना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन उन्हें तुरंत यकीन दिलाया जाता है कि खुद सेक्ट मास्टर लियू ने 1 साल पहले व्यक्तिगत रूप से उस लड़के की जांच की थी और ये बात 100% सच है कि शिसुई एक जन्मजात दाओ सीड है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है जब शांगडे पीक के एल्डर ची यान एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। एल्डर ची यान बहुत ही चालाक और दूर की सोचने वाले इंसान हैं। वो सभी को बताते हैं कि उन्होंने लियू शिसुई के बारे में अपने गुपचुप तरीके से जांच करवाई है और उन्हें एक ऐसी बात पता चली है जो सबके होश उड़ा देगी। ची यान बताते हैं कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट में आने से पहले ही लियू शिसुई ने ह्यूमन ब्रीदिंग तकनीक सीख ली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई आम सांस लेने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये असल में सेक्ट मास्टर की अपनी तियानगुआंग पीक की एक बहुत ही गुप्त और खास तकनीक है जिसे किसी भी बाहरी इंसान को नहीं सिखाया जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खुद सेक्ट मास्टर की नजर पहले से ही उस छोटे से गांव के लड़के शिसुई पर थी
और उन्होंने जानबूझकर उसे ये तकनीक सिखाई ताकि वो आगे चलकर तियानगुआंग पीक का ही शिष्य बने। ची यान अपने साथियों से बहुत ही गंभीर लहजे में कहते हैं कि तियानगुआंग पीक के पास पहले से ही झुओ जैसा एक महान और ताकतवर टैलेंट मौजूद है, और अब अगर उन्हें शिसुई जैसा दांव सीड भी मिल गया तो पूरे सेक्ट में तियानगुआंग पीक सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और बाकी चोटियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ची यान ये कड़ा फैसला करते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर उस दूसरी दांव सीड वाली लड़की झाओ लाओयू को अपने शांगरे पीक में शामिल करना ही होगा, ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे और सेक्ट मास्टर की ताकत हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बातों में एक और नए शिष्य के बारे में बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है। ये शिष्य और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा और आलसी जिंगजियो है, जिसने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही बिना कोई खास मेहनत किए अंदरूनी सेक्ट का एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर लिया है। मीटिंग में बैठे मास्टर्स को बहुत हैरानी होती है क्योंकि जिंगजियो पूरे सेक्ट में अपने भयंकर आलसीपन के लिए बदनाम है और वो कभी अपनी बांस की कुर्सी से उठता तक नहीं था। इसके बाद बात बीहू पीक के ब्रदर लेई की तरफ मुड़ती है, जिसे सेक्ट मास्टर ने किसी गंभीर वजह से जेल में कैद करके रखा है। जब एक मास्टर पूछता है कि अगर बाकी शिष्य या बाहरी लोग उसके बारे में सवाल करेंगे तो उन्हें क्या जवाब देना है, तो उन्हें बताया जाता है कि सबको यही झूठी कहानी सुनानी है कि ब्रदर लेई पर झाओगे शहर में एजलेस फॉरेस्ट सेक्ट और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक लोगों ने अचानक से छुपकर हमला किया था और वो अभी अपनी गंभीर चोटों से उबर रहा है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर बैठे सभी बड़े मास्टर्स ये असली सच जानते हैं कि चाहे ब्रदर लेई सच में पागल हुआ हो या फिर कोई और बात हो, उसने सीधे ग्रीन माउंटेन के सेक्ट मास्टर पर हमला करने की बहुत बड़ी और जानलेवा जुर्रत की थी। इसलिए उसे किसी भी हाल में आजाद नहीं किया जा सकता और उसे कैद में रखना ही सेक्ट की भलाई के लिए सही फैसला है। मीटिंग के बिल्कुल अंत में सभी की सहमति से मास्टर जिंगयांग की तस्वीर को उस छोटी इमारत से हटाने का सख्त आदेश दे दिया जाता है ताकि मास्टर नानवांग की बात का मान रखा जा सके। अब भाई सीन बदलता है और हम सेक्ट के अंदरूनी हिस्से यानी तियानगुआंग पीक की तरफ चलते हैं। वहाँ के मास्टर लिन वुजी नए शिष्यों को ग्रीन माउंटेन सेक्ट के महान पूर्वजों और कल्टीवेशन की दुनिया के पुराने और सख्त नियमों के बारे में बता रहे होते हैं। लिन वुजी बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान है। वो बहुत ही भावुक होकर जिंदगी और मौत के फलसफे पर बात करते हुए कहते हैं कि कैसे समय के साथ पुराने चेहरे और अपने लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पेड़ से फूल झड़ने के बाद अगले मौसम में दोबारा खिल सकते हैं, वैसे इंसान एक बार चला जाए तो शायद कभी लौट कर नहीं आता, और यही कुदरत का सबसे बड़ा नियम है जिसे हर कल्टीवेटर को समझना चाहिए। इसके बाद वो शिष्यों को सेक्ट की एक बहुत पुरानी और खतरनाक परंपरा के बारे में विस्तार से समझाते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई भी अंदरूनी शिष्य सच में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और एक तलवार का असली वारिस बनना चाहता है तो उसे यूनक्सिंग पीक नाम के उस भयंकर पहाड़ पर जाना ही होगा ताकि वो वहाँ से अपनी खुद की एक तलवार हासिल कर सके। मास्टर लिन वुजी बताते हैं कि उस पहाड़ पर अनगिनत तलवारें दबी हुई हैं और कोई भी शिष्य पहाड़ पर जितना ऊपर की तरफ जाएगा उसे उतनी ही बेहतरीन और शक्तिशाली तलवार मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि वहाँ ऊपर की तरफ खतरा भी उतना ही ज्यादा भयंकर होता है और कमजोर शिष्य वहाँ अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ये तलवार हासिल करना स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन का हिस्सा होने के साथ साथ शिष्यों के लिए मौत और जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होता है जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। मास्टर लिन वुजी आगे बताते हैं कि जिस तरह युवा शिष्य नई तलवारें हासिल करते हैं उसी तरह उन तलवारों को वापस भी लौटाया जाता है ताकि ये चक्र चलता रहे। वो समझाते हैं कि जब किसी महान मास्टर का अंतिम समय करीब आता है और उनका कल्टीवेशन का सफर खत्म होने वाला होता है तो वो अपनी जीवन भर की सबसे खास साथी यानी अपनी तलवार को उसी यूनक्सिंग पीक पर वापस छोड़ देते हैं ताकि भविष्य में आने वाली नई पीढ़ियां उसका इस्तेमाल कर सके और सेक्ट की विरासत कभी खत्म ना हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर शियुए पीक के अंकल मास्टर मो अपनी तलवार वापस लौटाने के लिए आ जाते हैं और सभी शिष्य उन्हें देखकर हैरान और दुखी रह जाते हैं। मास्टर मो बहुत ही बूढ़े, उदास और शांत नजर आ रहे होते हैं क्योंकि उनका समय अब पूरा हो चुका है। वो अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं और वहाँ खड़े सभी शिष्यों को एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि करीब 300 साल पहले की बात है जब एक दोपहर को महान मास्टर जिंगयांग लाइब्रेरी में आए थे। उस वक्त मास्टर जिंगयांग ने मो को अकेले में तलवारबाजी करते हुए देखा था। मास्टर जिंगयांग ने मो की तलवार की तरफ देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि ये एक ठीक ठाक तलवार है। जब मो ने बहुत ही उत्सुक होकर उनसे पूछा कि इसमें क्या खास बात है तो मास्टर जिंगयांग ने बड़े ही रहस्यमयी और अजीब अंदाज में कहा था कि इससे एक बहुत अच्छा बिस्तर बन सकता है। उस वक्त मास्टर मो बहुत ही नासमझ थे और उनकी इस इतनी गहरी बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद उनकी तलवार किसी काम की नहीं है। इसी गलतफहमी में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यानी कल्टीवेशन के सबसे कीमती 300 साल सिर्फ लाइब्रेरी में किताबें जमाने और उन्हें व्यवस्थित करने में निकाल दिए और कभी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अब जब उनका कल्टीवेशन का सफर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और मौत उनके बिल्कुल करीब खड़ी थी तो उन्हें अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो रहा था कि मास्टर जिंगयांग असल में उन्हें उनकी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। इसी गहरे पछतावे के साथ वो भारी मन से अपनी तलवार हमेशा के लिए यूनक्सिंग पीक को लौटाने आ गए थे।
तभी वहाँ पर हमारा आलसी और बेपरवाह हीरो जिंग ज्यू अचानक से पहुंच जाता है। जिंग ज्यू को किसी भी चीज का डर या कोई फिक्र नहीं होती। वो बहुत ही आराम से और बिना किसी झिझक के मास्टर मो के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपकी तलवार काफी अच्छी है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। जिंग ज्यू की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी शिष्य सन्न रह जाते हैं कि कोई इतना निडर कैसे हो सकता है कि मरने वाले मास्टर की तलवार सीधे मांग ले। लेकिन मास्टर मो जिंग ज्यू की आंखों में एक अजीब सी चमक देखते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ये तलवार चाहिए तो तुम्हें खुद को इसके काबिल साबित करना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली तलवार नहीं है। वहाँ मौजूद सभी शिष्य मास्टर मो को उनकी तलवार वापस ग्रीन माउंटेन को सौंपने के लिए एक सुर में जोर से चिल्लाकर सम्मान देते हैं और पूरा माहौल बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी वहाँ मौजूद लियांगवांग पी का एक बहुत ही सख्त और घमंडी मास्टर गुहान आगे आता है। गुहान जिंग ज्यू को कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि तुमने अपनी बातों से मास्टर मो के अंदर का आखिरी जगा दिया है और अब मास्टर मो की ये तलवार पहाड़ की चोटी के बहुत करीब जाकर गिरेगी, जहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। गुहान जिंग ज्यू से कहता है कि अगर जिंग ज्यू ने उसे हासिल करने का ये फैसला किया है तो उसे अंत तक जाना ही होगा, और अगर वो खाली हाथ लौटा तो गुहान उसे स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन में हिस्सा तक नहीं लेने देगा। अब भाई इसी गहमागहमी के बीच वहाँ पर हमारा प्यारा और मासूम लियू शिसुई भागता हुआ आ जाता है। आपको बता दे दोस्तों कि मास्टर गुहान लियांगवांग पीक का तीसरा सबसे बड़ा शिष्य और एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग मास्टर है। लियांगवांग पीक ग्रीन माउंटेन सेक्ट की वो खास जगह है जहाँ सिर्फ सबसे ज्यादा टैलेंटेड और महान शिष्यों को ही रखा जाता है। शिसुई वहाँ आते ही भीड़ में जिंग ज्यू को देख लेता है और अपनी सारी ट्रेनिंग भूलकर खुशी से पागल होकर उसे सबके सामने जोर से यंग मास्टर कहकर पुकारने लगता है। ये नजारा देखकर मास्टर गुहान और वहाँ खड़े बाकी सभी बड़े शिष्य पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता कि शिसुई जैसा टैलेंटेड दाओ सीड वाला लड़का जिंग ज्यू जैसे एक मामूली और दुनिया के सबसे आलसी इंसान को अपना मास्टर कैसे मान सकता है और एक नौकर की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है। गुहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शिसुई को बुरी तरह डांटते हुए उसे सजा देने के लिए बुला लेता है। गुहान कहता है कि आज शिसुई अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी तलवार पर उड़ने की कोशिश करने वाला है, जो कि कल्टीवेशन का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए उसका ध्यान बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। मास्टर गुहान शिसुई के टैलेंट को देखकर उसे पहले से ही लियांगवांग पीक का अपना शिष्य मान चुका होता है और वो शिसुई से बहुत ही घमंड के साथ साफ साफ कह देता है कि लियांगवांग पीक का कोई भी महान शिष्य कभी किसी का नौकर नहीं हो सकता। गुहान कड़े शब्दों में आदेश देता है कि शिसुई को जिंग ज्यू के साथ अपने सारे रिश्ते आज और अभी इसी वक्त तोड़ने होंगे, वरना वो कभी एक महान कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा। कहानी के बिल्कुल आखिर में हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल दहला देने वाला सीन देखते हैं। शिसुई को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा किया गया है और उसके ठीक नीचे एक गहरी अंधेरी और जानलेवा खाई है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मास्टर गुहान वहां खड़ा होकर शिसुई की परीक्षा ले रहा होता है। वो शिसुई को एक बहुत ही खतरनाक अल्टीमेटम देता है कि अगर शिसुई ने अगली 10 सांसों के अंदर खुद से इस खाई में छलांग नहीं लगाई तो गुहान खुद उसे धक्का दे देगा ताकि वो मौत के डर से अपनी तलवार पर नियंत्रण करना और उड़ना सीख सके। शिसुई वहाँ किनारे पर खड़ा बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उसके दिल में जिंग ज्यू के लिए एक अटूट प्यार और वफादारी होती है। वो पूरी ताकत से मास्टर गुहान को जवाब देते हुए चिल्लाता है कि मास्टर गु, मैं अपने यंग मास्टर से दोबारा जरूर मिलूंगा, और वो बिना कुछ सोचे अपनी आंखें बंद करके सीधा उस भयंकर खाई में छलांग लगा देता है। उसे इस तरह बिना किसी हिचकिचाहट के कूदता देख वहाँ खड़े बाकी सभी शिष्य बुरी तरह डर जाते हैं। वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि अगर शिसुई अपनी तलवार पर नियंत्रण नहीं कर पाया और उस खाई में गिरकर मर गया तो सेक्ट मास्टर गुस्से में उन सबको सेक्ट से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। वहीं मास्टर गुहान शिसुई के इस जज्बे को देखकर हैरान होता है और उसे अचानक से याद आता है कि झाओ लाओयू भी एक ऐसी ही दाव सीड वाली जिद्दी लड़की थी, पर उसने लियांगवांग पीक की महानता के बावजूद उसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया था। गुहान अपने मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शिसुई को अब कभी भी जिंग ज्यू से मिलने नहीं देगा, क्योंकि लियांगवांग पीक का कोई भी शिष्य किसी का नौकर बनकर नहीं रह सकता और वो शिसुई को एक महान कल्टीवेटर बनाकर ही दम लेगा।